नमस्कार दोस्तों, इंडिया इन्फ्रा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ ही दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अचानक ब्लॉकेड हो गया और भारत में एलपीजी को लेकर हाहाकार मच गया। सुबह 3 बजे से लंबी कतारें, जगह जगह झड़पें और ढेरों रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ एक हफ्ते के डिस्ट्रप्शन से इतना बड़ा संकट कैसे आ गया? क्या हम एनर्जी सिक्योरिटी में इतने वल्नरेबल हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। भारत को कितनी ऑयल, गैस और कोल की जरूरत होती है, हम खुद कितना प्रोड्यूस करते हैं और कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सप्लाई रुक जाए तो भारत कितने दिन तक टिक सकता है? आइए इस वीडियो में इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन चुका है और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहां से है? आइए समझते हैं। कोल से करीबन 60%, मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ऑयल से करीबन 30%, मेनली ट्रांसपोर्टेशन में। गैस से करीबन 7%, मेनली कुकिंग में। और बचा हुआ 3% आता है रिन्यूएबल्स से। भारत हर साल करीब 900 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट खपत करता है। सीधे शब्दों में अगर सारी जरूरतें सिर्फ तेल से पूरी करनी हो तो हमें हर साल 900 मिलियन टन से ज्यादा तेल चाहिए। शुक्र है कि हम कोयला, गैस और थोड़े रिन्यूएबल्स भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी इकोनॉमी जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, एनर्जी की भूख भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारी सप्लाई उतनी स्ट्रांग है? अब सबसे अहम सवाल, हम खुद कितना प्रोड्यूस करते हैं और कितना बाहर से मंगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। भारत में बिजली का सबसे बड़ा सोर्स अभी भी कोल है और भारत दुनिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व्स में शामिल है। इसलिए बिजली के मामले में तो हम रिलेटिवली सेफ हैं। मतलब अगर एलपीजी या गैस की सप्लाई रुक भी जाए तो इंडक्शन और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बेसिक जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन असली चैलेंज आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। हमारी कार्स, ट्रक्स, बसेस, एविएशन सब पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंट हैं और यहाँ सिचुएशन चिंताजनक है। भारत अपनी जरूरत का करीबन 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, रसिया से, गल्फ कंट्रीज से और कुछ हद तक यूएसए से। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है। मुंबई हाई जैसे फील्ड से कुछ सप्लाई आती है और कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक्सप्लोरेशन अभी भी जारी है। नेचुरल गैस की बात करें तो कुकिंग, फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रीज सब इस पे डिपेंडेंट है। भारत करीबन 60% गैस इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्टेड गैस ज्यादातर गल्फ रीजन से आती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत तक पहुंचती है। यही कारण है कि एक छोटे से ब्लॉकेड ने इतना बड़ा असर दिखा दिया। गैस सप्लाई रुकते ही एलपीजी के लिए हाहाकार मच गया। हालांकि सिचुएशन अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। कुछ शिपमेंट्स ऑल्टरनेटिव रूट्स और यूएसए से लाई जा रही हैं और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी मूवमेंट फिर से शुरू हो चुका है। इस पूरी स्थिति के बीच राहत की बात यह है कि भारत अब फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहा है। अप्रैल 2026 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग नेशन वाइड लागू किया जा रहा है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। आज हम लगभग 40% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से बना रहे हैं। मतलब साफ है, आज भी हम इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट जरूर हैं, लेकिन भविष्य के लिए धीरे धीरे एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, और क्या इंडिया आने वाले समय में पूरी तरह एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।